इसलिए कहा जाता है दोस्त कि दिल हमेशा लेफ्ट में होता है पर हमेशा राइट होता है। अगर आपके दिल से कोई आवाज उठ रही है तो दुनिया की आवाज की चिंता नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे कंफ्यूजन है कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। इस एजुकेशन सिस्टम में ना केवल मर्द सिखाई जाती है। की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, उस बुक्स को पढ़ने के लिए। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो गॉसिप्स हम करते हैं, जो टाइम पास के लिए जो गप्पे मारते हैं, हमें लगता है कि वो हार्मलेस है, हमें लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। टीवी के सामने गप्पे मार के आप जैसे किसी समझदार आदमी ने बताया है कि जो हम गप्पे मारते हैं खाली टाइम में, वो हार्मलेस नहीं होते, वो टॉक्सिक होते हैं, वो जहरीले होते हैं। वो आदमी को डायरेक्ट तो नहीं मारते, लेकिन धीरे धीरे उसका कैरियर खत्म कर देते हैं, जिनका असर हमारे माइंडसेट पे जबरदस्त तरीके से पड़ता है। हमारे बौद्धिक विकास में कहीं ना कहीं रुकावट होती है। इसलिए हमारी ये पाठशाला, हमारा ये सिस्टम अपने माइंडसेट को दुरुस्त करने का है। जो टाइम गॉसिप्स में जाता है, उस टाइम को अच्छी किताबों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, जो अच्छे बनने की राह पे चल रहे हैं, उन लोगों के साथ लगाने का है। और उसी टाइम को लगा के अपने माइंडसेट को नरिश किया जा सकता है, अपने विचारों को एक पोषण दिया जा सकता है। जहां हर व्यक्ति कह रहा है कि जमाना बहुत खराब आ गया है, मतलब चाहे मुझे बिजली की चोरी करनी पड़े, चाहे बस में ट्रेन में बिना टिकट जाना पड़े, पर मैं दुनिया को कह रहा हूं कि जमाना बहुत खराब है। जमाना दोस्त हमसे ही बना है। इसलिए जो गॉसिप्स में समय जाता है, केवल उस समय का सदुपयोग करके बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस संगत में आते हैं तो ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं ना। क्या इस 125 करोड़ की भीड़ में कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे साथ, जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो सिर्फ ये कह दे कि मैं हूं ना। और मैं थैंक्स करूंगा गॉड का कि हमारे अप्लाइंस ने जो मुझे जब जब भी चैलेंज आता है टाइम का, उनकी एक ही बात होती है हमेशा, मैं हूं ना। क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? क्या इसी ऐसी संस्था का हिस्सा है जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो हर परिस्थिति में? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के हम कह दें? क्या हम इतने सक्षम अपने आप को कर पाए हैं कि जो दुखी है, जो निराश है, जो जॉब के लिए तलाश रहा है, तलाश में फिर रहा है, सर्चिंग में है ना, बार बार फेल हो रहा है, और उसके कंधे पे हाथ रख के कोई कहने वाला है कि मैं हूं ना। ये तीन शब्द दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ये कहने के लिए मिलेंगे कि मैं हूं ना। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ अपने अपलाइन और सिस्टम में बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं मैं हूं ना। और अपने आप को कुछ ऐसा बना रहे हैं कि हम भी किसी को कह सके कि मैं हूं ना। तो इस जर्नी में आप देखेंगे कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या होता है।
हमें इस एजुकेशन में समझ में आया और बताया गया कि आप अर्जेंट कामों में बिजी हैं या इंपॉर्टेंट कामों में। अर्जेंट कामों में बिजी रहने की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ चली गई। जब जॉब पे भर्ती होते हैं तो यंग होते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो ज्यादातर लोगों को ये पता चलेगा कि हम बुद्धिमान निवेशक थे या लापरवाह जुआरी। तो ये चेक करने का विषय है कि कहीं हम खाली अर्जेंट कामों में तो बिजी नहीं है। आज बुक पढ़ना, एक अच्छी एसोसिएशन के साथ समय बिताना हो सकता है कि आपके लिए अर्जेंट ना हो, पर इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। खाली अर्जेंट चीजों में जा रहा है, ना हो। आज इस पाठशाला में जो लोग अपना समय लगा रहे हैं, हो सकता है कि अभी ऐसा नहीं है कि उनके 1 घंटे के बाद उनके हो गया। हो सकता है कि 1 घंटे में बहुत सारे लोग 2000 कमा लेते, 200 कमा लेते। लेकिन ये सिस्टम हमें बताता है कि अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है। ये सूचना युग का अर्थ होता है दोस्त कि सबको अधिकांश मतलब कि सबको अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान रखना होगा। यहां बताया जाता है कि सेल्फ स्टीम क्या होती है और ईगो क्या होती है। सेल्फ स्टीम हम देखते हैं कि जब भी हमें कुछ सफलता मिलती है, जब सक्सेस मिलती है, तो अधिकांश लोगों में देखा गया है कि उनका सेल्फ स्टीम नहीं बढ़ता बल्कि ईगो बढ़ती है। और ये दोनों इतने मिले हुए हैं कि ये पता ही नहीं लगता कि सेल्फ स्टीम बढ़ रही है कि ईगो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, खाली उनका ईगो होता है। बहुत सारे लोग अपलाइन मेंटर जब बताते हैं कि ये काम करना चाहिए, उसको करने के लिए तैयार नहीं है, ये उनका ईगो होता है। और अगर हम सेल्फ स्टीम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये 3 काम करने होंगे। अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना होगा, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज साइकोलॉजिकल हेल्थ, कि हमारी मेंटल हेल्थ पे हमें काम करना पड़ेगा। अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा। अगर मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूं, ठीक से लोगों को अपनी बात रख नहीं पाता हूं, कुछ शब्दों का चयन नहीं है मेरे पास, मतलब कि मैं अपनी बात ठीक से रख ही नहीं पाता हूं। अगर परिवार के किसी झगड़े में अगर मुझे बुला लिया जाए तो हो सकता है कि मैं उसको और बिगाड़ा हूं। और इसके लिए तीसरा काम करना होता है कॉन्स्टेंट लर्निंग। चाहे सफल हो रहे हैं या असफलता मिलती है, वहां से लगातार सीखने का विषय होता है। और सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेस का मतलब ये भी नहीं होता कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है वो हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल है। हमें इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि उसके पास पैसा ज्यादा है, सक्सेस हमारे से ज्यादा नहीं है। किसी के मार्क्स ज्यादा है लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ये सोचना गलत है। तो दोस्त इस प्रोसेस में हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। बाकी जगह प्रमोशन होने पे ईगो बढ़ता है, पैसा बढ़ने पे ईगो बढ़ता है। नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट को कुछ नहीं समझते, प्राइवेट वाले अपने नीचे वालों को कुछ नहीं समझते, जबकि सबको पता है कि एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक कैसे पहुंच रहे हैं वो लोग। इसलिए इस प्रोसेस में रहेंगे तो अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगे हम लोग। और यहां बात की जाती है हमेशा हेल्थ की, मनी की और टाइम की। ये हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति इसी के पीछे भाग रहा है। आज टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है?
आज मनी नहीं है तो क्यों नहीं है, आज अच्छी हेल्थ नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है वो खाली सब साक्षर नहीं है, वो वित्तीय साक्षर है। हेल्थ के बारे में कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में एक खबर आई कि मन की बीमारी नई महामारी, भारत में 15 करोड़ हुए मानसिक रोगी। मतलब ये कौन सी बीमारी आ गई, ये कौन सा वायरस है कि 15 करोड़ लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अगर हम किसी को बात कह रहे हैं वो पढ़ ले, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यूज कर ले, इससे सेहत अच्छी रहेगी, और नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, उसे अपने ही फायदे की बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको अपने ही फायदे की बात समझ में नहीं आती है। इसलिए इस बीमारी से बचना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हमें बनना होगा। और एक नाम हमने सुना है ना, कोलेस्ट्रॉल। बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां हैं, पर यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसको साइलेंट किलर कहा गया है। तो किस तरह से धीरे धीरे हमारी नसों को ब्लॉक करता है। और ईगोस लोग कहते हैं कि हमें सब पता है। क्या हमें यह पता है कि हमारी नालियां कमजोर होती जा रही हैं और उनमें डिपॉजिट होता जा रहा है कोलेस्ट्रॉल का। और उनको उनको धीरे धीरे जमने से बचाया जाए, उसके लिए फूड सप्लीमेंट भी है, बेस्ट दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट भी है। आए दिन किसी न किसी की हम खबर सुनते रहते हैं कि हार्ट अटैक से बंदा गया। वो एक दिन में नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल उन टॉक्सिक थॉट्स का होता है जो टाइम पास के लिए और खुद भी टेंशन में रहे और दूसरों को भी टेंशन देते रहते हैं। इसलिए तनाव से बचना है, कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तो हमें इस न्यूट्रलाइज को स्टडी करना चाहिए और हो सके तो इसे अपनाना चाहिए। जब वेल्थ की बात की जाती है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम बहुत आता है, जिसने ये बता दिया है कि पूरी दुनिया को आप 4 भागों में बांट सकते हो और एक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। ई क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय लोगों को इसने रखा है, जितने भी कर्मचारी हैं वो सब ई क्वाड्रेंट में आते हैं। एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए, और बी का मतलब बिजनेसमैन, और आई का मतलब इन्वेस्टर्स। लेफ्ट में इसने रखा है ई और एस को। जिस तरह से टेनिस का एक ग्राउंड होता है, फुटबॉल का एक ग्राउंड होता है, और ये कहते हैं कि हर आदमी का सपना होता है, हर आदमी अथक प्रयास करता है पूरे जीवन, और पीढ़ी कर रहा है, वो किसी तरह से एम्प्लॉय भी चाहता है कि किसी तरह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। मतलब कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो हैं उनके बराबर मैं हो जाऊं। पर बहुत सारे लोगों के ये सपना ही रह जाता है। इसलिए जिस सेल्फ स्टीम की बात की थी, वो हो सकता है कि एम्प्लॉय वर्ग में रहने के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस में आपका प्रमोशन मिल जाएगा, उसके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। पर अगर आप चाहते हैं कि आप लेफ्ट से निकल के अपने परिवार को राइट में ले जाना चाहते हैं, तो वहां सेल्फ स्टीम कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्क सिस्टम में आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी में गड़बड़ है, उन्हें लगता है कि अपलाइन में गड़बड़ है, और एक दशक तक धक्के खाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहां पर है, और वो होती है हमारे अंदर ही। चेक करने का विषय है। और इसके बारे में जो क्वाड्रेंट स्विच की बात आती है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाना है,
सभी एक क्वाड्रेंट की मानसिकता रखते हैं। तो ये गलत सोच है। एक क्वाड्रेंट में रह के भी आदमी क्वाड्रेंट को शिफ्ट कर सकता है, स्विच कर सकता है, और उसके लिए एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत है, जिसमें अगर इनसाइड की बात की जाए, अगर अंदर की बात की जाए, तो हमारा माइंडसेट जो है वो विचारों से ही बदलता है, जो कि बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन पे। आज हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कंपनियों की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लीडर्स की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान उन्होंने स्टडी कर रखे हैं। अगर ये कहा जाए कि हम ओवर इन्फॉर्म्ड है, तो भी गलत नहीं होगा। शायद उनकी ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल में कुछ काम के नंबर हमें रखने चाहिए, उसको ओवरलोड करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसी तरह से माइंड का स्पेस जो है हमने पूरा ऑक्यूपाइड कर रखा है, होच-पोच हुए पड़े हैं। इसलिए अपनी इंफॉर्मेशंस को हमें अपडेट करना होगा, बदलना होगा। और पास्ट के एक्सपीरियंस की बात की जाती है, और पास्ट में कहा जाता है कि आपके पास आपके साथ कुछ भी रहा हो, लेकिन आज से अगर आप हम फैसला करते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों और सालों में हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा हो सकता है। उसको पोषण देना होगा, उसको समय देना होगा। और पास्ट तो पास्ट ही होता है। और बिलीफ मतलब जो हमने बिलीफ बना लिए हैं, जो कि बेस्ड हमारे परसेप्शन पे, एटीट्यूड पे, एक्शन पे, हैबिट पे और पर्सनालिटी बन गए हैं। इसलिए दोस्त ये कहना चाहता हूं कि आउटसाइड में जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो मनी मैनेजमेंट है, वो हमें सीखना होगा। हमें वित्तीय रूप से मजबूती इसलिए नहीं मिल रही, इसलिए शायद नहीं रुकी हुई है कि हम कमा नहीं रहे हैं, वो इसलिए रुकी हुई है कि हमें खर्च करना नहीं आता कि कहां करना चाहिए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपनी डेस्टिनी पे जा सकते हैं। और अगर आपका भी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी सपना है कि क्वाड्रेंट स्विच करना है, तो हमें ये समझना चाहिए। और इस किताब में रॉबर्ट ने लिखा है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है कि गरीब लोगों का इनकम और एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट कैसा होता है। और हमारे देश में, पूरी दुनिया में ज्यादा लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो किसी भी से भी आमदनी करते हैं, मतलब वो नौकरी से, दुकान से, किसी तरह से भी पैसा कमाते हैं, मतलब कि वो इनकम करते हैं। इनकम वाले कॉलम में कुछ ना कुछ परिवार के लिए कमा के लाते हैं, लेकिन घर के खर्चों से वो बाहर निकल जाती है। मतलब वो उतना ही मुश्किल से कमा पाते हैं जितना घर के खर्चे हैं। अगर इसको ये बोला जाए कि 50 रुपए की कोई बुक आती है, वो पढ़ ले, वो खरीद ले, तो उसके पास 50 रुपए नहीं होते। मतलब कि 50 रुपए नहीं होते ये बात नहीं है, मतलब कि उसकी मानसिकता ही नहीं होती। और इसलिए कोई एसेट नहीं होता उसके पास। और सबसे बड़ी बात, उसका माइंड भी उसका साथ नहीं देता। कि चिल्ला चिल्ला के कोई व्यक्ति हमारे घर आ के कह रहा है, ये बात भी उसको समझ में नहीं आती। और उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज भी पूरी नहीं होती। अगर उसका बैलेंस शीट देखे लाइफ का, तो ना उसके पास कोई एसेट बेस्ड इनकम है, और बहुत सारी लायबिलिटीज पूरी ही नहीं होती। और दूसरे, मिडिल क्लास लोग, जिनको मिडिल क्लास कहते हैं, अगर मिडिल क्लास का अगर ये देखा जाए, तो मिडिल क्लास लोगों की भी आमदनी होती है, और ये आमदनी खर्चों के साथ साथ लायबिलिटी से होती हुई, मतलब हमारे इंडिया में तो लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और कुछ हमने पैदा कर ली है। ये प्रमोशन हो गया है, स्टैंडर्ड है, तो गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी।
और जब हमको कोई कहता है कि आसान किस्तों में ले लो, पैसा धीरे धीरे देना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छी लगती है ये बात। उसे लगता है कि घर का इंटीरियर और एक्सटीरियर पे पैसा खर्च करने से मैं बड़ा आदमी दिखने लग जाऊंगा, और वो लाइबिलिटीज पाल लेता है। एसेट और लाइबिलिटी के बीच का अंतर रॉबर्ट लिखते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या खरीद रहे हैं। और वो कहते हैं कि एसेट का मतलब होता है कि जिससे आपकी जेब में पैसा आए उसे एसेट कहते हैं, और जो जेब से पैसा ले जाए उसको लाइबिलिटी कहते हैं, है ना। कि जितने बड़े घर की जरूरत नहीं थी उतना बड़ा घर बना दिया, और ये लाइबिलिटीज में से होता हुआ एक्सपेंसेस में होता हुआ बाहर निकल जाता है। मतलब एसेट के नाम पे वो भी जीरो है, उसके पास भी 10 रुपए की भी इनकम ऐसी नहीं आती जो एफर्टलेसली 20 साल के बाद 50 साल के बाद आती हो। ये वजह है गरीब और मिडिल क्लास लोगों की। पिछली पीढ़ी में बहुत सारे परिवार अच्छे थे, इस पीढ़ी में आके बीपीएल की लाइन के लिए खड़े हो गए, सिर्फ मानसिकता की वजह से। और इसके लिए रॉबर्ट एक बहुत अच्छी लाइन यूज करते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को एक तरह से आर्थिक जुलाब लग जाता है। जैसे पैसा बढ़ जाएगा अपनी एलईडी बड़ी सारी ले आएंगे ये, अपनी गाड़ी को चेंज कर लेंगे ये, अपने सोफा को बदल लेंगे, घर का रंग पेंट इंटीरियर बदल देंगे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और उन फैसलों की वजह से वो परिवार पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में फंसा रहता है। और रिच लोगों की बात की जाए, रिच लोगों का भी एक इनकम स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो इनकम ही अपने एसेट से लेते हैं। उनके पास इनकम ही एसेट से आते हैं। क्यों? क्योंकि अपना बहुत सारा पैसा और समय वो एसेट बिल्डिंग पे लगाते हैं। इसलिए उनकी बहुत सारी लाइबिलिटीज बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, उनके एक्सपेंसेस बहुत आसानी से चल जाते हैं, और ये लूप बन जाता है कि इनकम करते हैं, खर्च करते हैं, लाइबिलिटी निभाते हैं, और फिर एसेट से इनकम आती रहती है। इस फर्क को समझने के लिए हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, और इस तरह से ये दिखता है तीनों कैटेगरी का। आपको और हमारे को सोचने की जरूरत है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, और हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमारी बैलेंस शीट क्या है। और रॉबर्ट लिखते हैं कि दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों की बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, हम उन लोगों की राय मान लेते हैं। और कहता है कि बुरी वित्तीय सलाह जोखिम भरी होती है, और अधिकांश बुरी सलाहें घर पर ही दी जाती हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे रिश्तेदार घर पे आके हमें बहुत अच्छी वित्तीय सलाह दे रहे हो, और जो अनजान व्यक्ति है अपनी अपलाइन, वो हमारे घर पे आके हमें ऐसी सलाह दे जाए कि हमारा आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमारा एसेट बिल्ड हो जाए। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि जब हम लोन लेते हैं, मतलब जब हम कर्जा लेता है कोई व्यक्ति गाड़ी के लिए, घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होती है? मतलब कि जब मोर्गेज करते हैं हम, जब बैंक जब भी हमें कर्जा देता है तो वो मोर्गेज करवाता है। मोर्गेज का मतलब कुछ गिरवी रखवाता है। अगर हम गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो गारंटी दी जाती है। और मोर्गेज का मतलब शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, जो रॉबर्ट कहते हैं। मोर्गेज का मतलब होता है कि मृत्यु पर्यंत अनुबंध। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और अमीर दिखने के लिए वो अनुबंध बैंक के साथ कर लेते हैं। और ये देखने की जरूरत है कि जब भी मैंने
कोई लायबिलिटी निभाने के लिए भी अगर मैंने लोन ली और कुछ मॉर्गेज कर दिया, घर को गिरवी रख दिया, अपनी सैलरी को गिरवी रख दिया, और मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल बाद में जो कमाएंगे उसको भी गिरवी रख दिया, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। मतलब जो इनकम हमने ली वो मॉर्गेज रखने से हमारे खर्चे में ये भी ऐड हो गया और ये बाहर निकल गया, और हम फिर तैयार हो गए कड़ी मेहनत करने के लिए। किसके लिए? बैंक के लिए। और जो हमारी लाइबिलिटी में जो खर्चा दिखाई देता है, जो मॉर्गेज हमारी लाइबिलिटी में जाती है, तो बैंक में कैसे दिखाई देती है? तो बैंक के लिए कौन से खाने में जाती है? वो एसेट में जाती है। मतलब हमारी बेवकूफी बैंक का एसेट बन गई, हमारी मॉर्गेज बैंक के एसेट खाते में गई। और यहां देखने का विषय है कि जब मॉर्गेज करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट भरते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस में चला जाता है, लेकिन वही चीज, सेम चीज बैंक के लिए देखी जाए तो उनके एसेट में शामिल होती है, और यहां वो खर्चा होता है उसके लिए, और उसके लिए वो इनकम होती है, बैंक के लिए वो इनकम होती है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, वित्तीय अंधापन हुआ पड़ा है। हमें पता होना चाहिए कि बाएं हिस्से के लोग, लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान करते हैं, और दाएं क्वाड्रेंट के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान लेते हैं। और दोस्त, धन के बारे में ये कहा है रॉबर्ट ने कि हमें अपने केंद्रीय विचारों को बदलने की जरूरत है, और ये बिजनेस केंद्रीय विचारों को बदलने का एक सिस्टम है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल मतलब कैसे काम करता है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर है क्या ये, और इसे कौन सी चीज चलाती है। नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के मध्य से विभिन्न रूपों में हमारे बीच में रही है। इसका बुनियादी विचार सरल भी है और बेहतरीन भी। प्रोडक्ट्स या सेवाओं के प्रचार, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाएं और मार्केटिंग चैनल्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों ना उन्हीं लोगों को भुगतान किया जाए जो उन प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल यही करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं उनका एक हिस्सा यह अपने स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है, जो आमतौर पर उसके प्रोडक्ट के सबसे समर्पित और उत्साही उपभोक्ता होते हैं। यह होता है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, जहां लोग कहते हैं कि यह कंपनी अच्छी है, इसका एमडी अच्छा है, इसका प्लान अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें करना कुछ नहीं होता, और वो चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो बातें। लेकिन सच क्या है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का, ये हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए 21वीं सदी का व्यवसाय जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है उसके कंटेंट को कंज्यूम करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि जो लोग बता रहे हैं, जो दुनिया बता रही है वो सही है या इसमें जो लिखा है वो सही है। और आगे ये बताते हैं कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खुद से ये सवाल पूछें। ये किसी भी कंपनी के वकील नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में जाना चाहिए और कौन सी में जाना चाहिए, तो इसमें पहला सवाल इन्होंने हमारे लिए रखा है कि उसमें हमें ये देखने की जरूरत है
कि जहाज कौन चला रहा है, मतलब उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। या जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके जहाज को कौन चला रहा है और कितने समय से चला रहा है। और दूसरा सवाल, क्या कंपनी आजमाई हुई कार्य योजना प्रदान करती है? लेकिन हमें तो वो कंपनी अच्छी लगती है जो अभी अभी आई है और ऊपर जुड़ जाएंगे। मतलब वो हवाई जहाज जो अभी अभी बढ़ा है और उस कंपनी का भी नहीं पता जिसे बनाया है, उसका ये भी नहीं पता कि उसके पास पायलट कौन है। उस ऊपर जुड़ने की भागदौड़ में बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत सारे शहीद हुए हैं। लेकिन यहां जिस मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो भी उनकी कार्य योजना है वो आजमाई हुई है या पहली बार कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिंग पहली बार हमारे ऊपर ही हो रही हो, बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी व्यावसायिक योग्यताओं और व्यक्तिगत विकास को दोनों को ही अपने शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित हिस्सा बनाती है, या आपको सेलिंग पे लगा दिया है, या आपको खाली सेलिंग सिखाया जा रहा है? क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन जबरदस्त उच्च गुणवत्ता की ओर आसानी से बेचने योग्य है, जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं? ये चारों सवाल आप और हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं उसमें आप रख के देखें कि आपको जवाब उसका क्या मिलता है। और सही मिलता है, अगर सारे जवाब सही है तो यहां पर रॉबर्ट लिखते हैं कि एक विचारणीय विषय है, और वो क्या है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं परंतु आप अपने स्वाय सभी को अमीर बना रहे हैं। मतलब हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है ताकि हम दूसरे लोगों के बिजनेस का तो ध्यान रखें पर अपने बिजनेस का हमेशा नजरअंदाज करते रहे। इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है हमारी, या हो गई है, कि हम खुद के सिवाय बाकी सबके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, सबके बिजनेस की बढ़ाई करते हैं। हमें कोलगेट, लक्स और उनका सब पता है कि उससे क्या होता है। और वे लोग जो अक्सर लोगों की सलाहों का अंधा अनुकरण करते हैं, वे लोग अक्सर बन जाते हैं, इनमें चार में से एक न एक बन जाते हैं। और क्या बनते हैं? या तो कर्मचारी बनते हैं, और वो किसको अमीर बनाते हैं? अपने बॉस को या अपने मालिक को। मतलब खुद को छोड़ के सबको अमीर बनाने पे काम करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, बस सिर्फ एक तनख्वाह मांगते हैं। या हम बन जाते हैं कर्जदार, किसी बैंक को या कर्ज देने वाले लोगों को अमीर बनाते हैं। या हम बन जाते हैं टैक्स पेयर, करदाता। करदाता किसको अमीर बनाता है? सरकार को। या हम बन जाते हैं ग्राहक, जो किसको अमीर बनाते हैं? बहुत सारी कंपनियों को। तो ये सोचने का विषय है कि क्या हम कड़ी मेहनत केवल दूसरे लोगों के बिजनेस को बनाने में ही लगा रहे हैं? क्या हम पूरी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कमा रहे हैं वो दूसरे लोगों को अमीर बनाने के लिए कमा रहे हैं, या खुद के लिए भी कोई कंसेप्ट हो सकता है? हमें नेटवर्क बनाने में किन चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब हमें नेटवर्क बनाने के लिए एमबीए जैसी ऊंची डिग्री की जरूरत नहीं है। मतलब कोई कर्मचारी भी बना सकता है, कोई दुकान वाला भी बना सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा भी बना सकता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी अपना नेटवर्क बना सकता है। और दूसरा, सेल्स में अच्छे होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अच्छा सेल्समैन होना जरूरी नहीं है। और तीसरा, अपना नौकरी या धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये नहीं सिखाया जाता है कि आप नौकरी छोड़ के काम करो, आप दुकान छोड़ के काम करो, आप खेती बाड़ी छोड़ के काम करो। वैल्यू एडिशन करो, और वैल्यू एडिशन सिखाई जाती है कि आप नौकरी को भी अच्छे से करो,
धंधा, अपना नेटवर्क भी बनाओ। और रॉबर्ट लिखते हैं कि ये दिन में गोल्फ और शाम को डांस करो, उस तरह से दोनों काम भी तो कर सकते हैं। और चौथा, कर्ज लेने और पूंजी निवेश की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन चीजों की इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। तो किन चीजों की जरूरत है? रॉबर्ट लिखते हैं कि एक धधकती हुई इच्छा और संकल्प की जरूरत होती है, जिसमें जोश का प्रबल ईंधन हो, मतलब जोश का फ्यूल हो। जिसमें यहां देखते हैं कि एक बार मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में जाते हैं, फिजिकल मीटिंग होती है ना, हमारे एम्प्लॉय बहुत जोर लगाते हैं, और एक बार थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है, घर आते आते अगले दिन दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है। एक धधकती हुई इच्छा चाहिए, एक खुद से ही संकल्प चाहिए, जिसमें जोश का प्रबल ईंधन हो। और दूसरा, अपने साथ ईमानदार होने की जरूरत है। मतलब ये कहा जाता है कि मतलब कि जब मीटिंग में आते हैं और जोश में आते हैं तो कहते हैं कि सर अब मैंने चैलेंज ले लिया है, अब मैं ये कर दूंगा। मैं कहता हूं कि अभी ले लो, कुछ लेना है तो, नहीं तो 5-10 साल के बाद में बीपी शुगर की गोली लेनी होंगी, है ना। घुटनों पे पट्टी बांध के तो बाथरूम जाना पड़ेगा। और यहां तक मैं कहता हूं कि सांस लेने के लिए भी हो सकता है पंप लेना पड़े। इसलिए कितना समय आपके पास बचा हुआ है, ये देखने और समझने की जरूरत है। अपने साथ ईमानदार होने की जरूरत है, सही नजरिए की जरूरत होती है, सही एटीट्यूड की जरूरत होती है, सबसे विकास की जरूरत होती है। ये चेक करने की बात है कि मैं पहले जैसा ही हूं, आज भी मैं पहले जैसा ही हूं। 25 साल पहले भी इसी तरह से मतलब बहानेबाजी करता था, 45 का हो गया तब भी। पहले भी बहाने देता था अपने आप को, और आज भी। अपने लिए सिर्फ समय निकालने की जरूरत होती है, मतलब खुद के लिए ही समय नहीं है। अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो हमारा फायदा होगा। अगर मैं सप्लीमेंट खा लूंगा तो मेरी अपलाइन का फायदा होगा या कंपनी का, न्यूट्रीलाइट का। इन सब चीजों की जरूरत होती है। हमको सीखी हुई बातें भूलने का भी समय दें। जो सीख लिया है ना, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, 1 रुपये का काम नहीं है उससे। मॉर्गेज होता जा रहा है धीरे धीरे, लैंड मॉर्गेज बैंक खुल गए हैं। हमारे देश के लगभग किसानों के ऊपर मतलब कि कर्जा है। और फिर भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। व्हाट अबाउट नेटवर्क? नेटवर्क क्यों बढ़ाने की जरूरत है? जो इनकम आ रही है वो एक्सपेंसिव में जा रही है, जुलाब लगी हुई है, नेटवर्क अच्छा नहीं लगता है, फालतू फंड के धंधे लगते हैं। जबकि रॉबर्ट कहते हैं कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब क्या है कि मैं अपना माइंडसेट बनाऊं, है ना, मैं अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाऊं, और 1-2 लोगों की सेल्फ स्टीम बढ़ाऊं, जो लोग फाइट कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कुछ होप दूं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग कि परमात्मा ने, गॉड ने जैसा मुझे रखा है वो सही रखा हुआ है। ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाऊं, एक विचारधारा के लोगों का एक नेटवर्क बनाऊं। तो जब मैं नेटवर्क बनाऊं तो ये नेटवर्क मेरा
एसेट होगा कि लाइबिलिटी? जब मैं नेटवर्क पे समय लगाऊं, पैसा लगाऊं, तो ये मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? अगर आज मैं किसी को सिखाऊंगा तो वो मेरा एसेट बनेगा। आज मैं अपना एसेट बनाऊंगा, अपना माइंडसेट अच्छा करूंगा, मेरा एसेट बनेगा। अगर मैं कुछ लोगों को बनाऊंगा तो ये मेरा एसेट बनेगा, ना कि लाइबिलिटी। जिसको एक बार हवाई जहाज चलना सिखा दिया जाता है, उसके बाद वो पूरी जिंदगी हवाई जहाज चलाता है और हवाई जहाज वाला कमाता है, ना कि पायलट अमीर बनता है। यहां हम लोग मिलकर सीख रहे हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं, मतलब अपना एसेट बना रहे हैं। और एसेट से क्या होता है, हमेशा एसेट जब बन जाता है तो क्या होता है, इनकम होती है। तो आज किसी को भी हम मजबूत कर रहे हैं। आज हमारे साथ दिक्कत पता क्या है, कि हमने कोई भी एसेट बढ़ाने पे काम नहीं किया, आमदनी पे काम किया। आमदनी कमाई वो खर्चों में चली गई। अब यहां भी अगर खर्चे होते हैं तो खर्चों में चली जाएगी, लेकिन ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा। जरूरत का सामान ये ज्यादा लोग खरीदते जाएंगे, अच्छा माइंडसेट होता जाएगा, इनकम भी मल्टीप्लाई होती जाएगी। खर्चे हो सकता है उतने हो या खर्चे धीरे बढ़े, और ये नेटवर्क कंपाउंड होता चला जाए। इसलिए पूरी संभावना है कि आपके पास उतनी इनकम आने लग जाए जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उतनी, और फिर धीरे धीरे उससे ज्यादा। इसलिए हमें नेटवर्क बनाना चाहिए, इसलिए हमें नेटवर्क के लिए समय देना चाहिए। और नेटवर्क इज नेटवर्क। इसमें रॉबर्ट लिखते हैं कि धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो वो कहते हैं कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, और अगर स्कूल कॉलेजों में आपको यह नहीं सिखाते कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना जाता है, तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो मेरा जवाब होता है, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा जवाब होता है, इसके लिए एक सपने, एक दृढ़ संकल्प, और जल्दी सीखने की इच्छा, और ईश्वर द्वारा दी गई नियामतों का उचित प्रयोग करने की योग्यता की जरूरत होती है। और यह जानने की कि आपकी आमदनी कैश फ्लो किस हिस्से से आ रही है। आपका प्रमोशन हो गया है तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया, आमदनी का सोर्स चेंज हो गया कि क्वाड्रेंट बदल गया। अगर हम दोनों जॉब में लग गए, घर में 3 नौकरी हो गई, तो क्या हो गया? क्या क्वाड्रेंट बदल गया? ये सोचने की जरूरत है। और एक फोटो हम राइट साइड में देख रहे हैं, बिल ब्रिट। हमारे में से कुछ लोगों ने कुछ सामान खरीदा होगा, प्लेटिनम क्लब किया होगा। क्या आपको पता है कि नेटवर्क की वजह से कुछ पैसा बिल ब्रिट के खाते में गया? और ये कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में 1200 लोगों को प्लान दिखाया, मतलब 1200 लोगों से मैंने बात की, 900 लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ 300 लोगों ने मेरे साथ हाँ भरी। उनमें से भी 85 लोगों ने ही थोड़ा थोड़ा मेरे साथ काम किया, और उन 85 में से भी 35 लोग ही सीरियस हुए, और उन 35 सीरियस लोगों में से 11 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ लगातार चले, जिनकी वजह से मैं मिलीनियर बन गया। ये ताकत होती है नेटवर्क की। तो जो काम बिल ब्रिट के साथ हो रहा है, क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? कि हम अपना माइंडसेट अपने साथ ईमानदार नहीं हो सकते? ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और इसका अमली जवाब पहनाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एप्पल, अमेजन, है ना, ये नाम से ही आपको पता चल जाता है, लोगों से ही आपको पता चल जाता है। और इसी तरह के एक ब्रांड है एमवे। तो बहुत सारे लोगों को, सामान्य कस्टमर्स को, जिसने मिलीनियर बना दिया। जिस ब्रांड को हमें स्टडी करना चाहिए, जिसकी तुलना किसी और दूसरी कंपनी से बनती ही नहीं है। इसलिए हम ब्लेस्ड हैं और अच्छा फील करते हैं कि हम एमवे के साथ हैं। हम एक ऐसे ब्रांड के साथ हैं जिसका अपनी कोई ब्रांड वैल्यू है, जिनके
बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन सिस्टम है। और लास्ट में मेरी फेवरेट स्लाइड, इस स्टेटमेंट को हमें बदलना होगा, अच्छे दिन आएंगे। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। और बदल के ये कहना होगा कि अच्छे दिन लाएंगे। मतलब अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाएंगे। मेहनत करेंगे, किताब पढ़ेंगे, अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगे, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, अपना आत्मगौरव बढ़ाएंगे, है ना। एक टीम में रहने का हमारी आदत नहीं है, पढ़ा थोड़ा करना हमारी आदत है, लेकिन इस आदत को बदलेंगे, एक टीम का हिस्सा बनेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। और लोग कुछ भी कहेंगे, है ना, इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात से नहीं घबराना है। और जो लोग आगे बढ़े हैं, है ना, उन्होंने मतलब इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। ये हमें देखना है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बदले। और इसलिए ये कहा है कि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब सही समय पे सही काम ना किया जाए, है ना, तो एक चूका हुआ अवसर सबसे महंगा होता है, इससे महंगा कुछ नहीं है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ आपका थैंक्स, आपका आभार। थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू विक्रम जी। नहीं बड़े विक्रम जी। ओके, ग्रेट, शानदार ताली हो सकती है दोस्तों। बहुत कमाल की टॉक और बिल्कुल मतलब एक एक चीज इतनी विजडम के साथ, क्लियरिटी के साथ में और